नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हम कक्षा 9th के विज्ञान विषय के अध्याय तीसरा पढ़ रहे थे, परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके 2 पार्ट पढ़ लिए थे हमने। पहले पार्ट में हमने परमाणु के बारे में पढ़ा, द्वितीय पार्ट में हमने परमाणु के जो भौतिक कण यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की खोज उसके बारे में, कैथोड किरणों के गुण और कैथोड किरणों को किस प्रकार धनावेशित ऋणावेशित किया जाता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आज प्रोटॉन की खोज। तो आप हेडिंग लगाइए, प्रोटॉन की खोज, यानी कि प्रोटॉन की खोज कब और किसने की थी, प्रोटॉन क्या है, इत्यादि के बारे में आपको समझना है। तो चलते हैं, हम हमारी आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम आप देखते चलें कि प्रोटॉन की खोज कब की थी? 1886 में। कब की थी? 1886 में, यानी सन 1886 में। किसने की थी? तो इस प्रोटॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था ई गोल्डस्टीन। क्या नाम था? ई गोल्डस्टीन। तो याद रखना कि प्रोटॉन की खोज कब की? तो सन 1886 में। किसके द्वारा की गई थी? ई गोल्डस्टीन के द्वारा, या आप कह सकते हैं गोल्डस्टीन के द्वारा। अब हम बात करते हैं इस प्रोटॉन की खोज के बारे में। कल वाले पार्ट 2 में जैसे आपने पढ़ा था कैथोड रे किरणें, आज उस प्रकार आप पढ़ोगे धन किरणें, यानी कि जो परमाणु था, जो उसके शेष भाग से जिनमें से इलेक्ट्रॉन निकाला गया था वो क्या था? धनावेशित था। क्या था? धनावेशित। तो आज हम प्रोटॉन की खोज के बारे में पढ़ लिया हमने कि 1886 में किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। अब हुआ क्या, देखिए आप, परमाणु की खोज इस प्रोटॉन की खोज किस प्रकार हुई। तो गोल्डस्टीन ने क्या किया? एक विसर्जन नलिका ली। क्या ली? विसर्जन नलिका। अब उन्होंने क्या किया कि जो विसर्जन नलिका में छिद्र में कैथोड प्रयुक्त किए। क्या किए? छिद्र में, यानी कि उनके बीच में क्या था? छिद्र। यानी कि जो कैथोड प्रयुक्त किए थे वो कैसे थे? छिद्र युक्त। कैसे थे? छिद्र युक्त, यानी कि उनके आर पार देखा जा सकता था। छिद्र युक्त कैथोड प्राप्त किए तथा उन्होंने इस प्रेशर को क्या रखा? कम, यानी कि कम प्रेशर। माइनस मीन्स कम, पीमल प्रेशर यानी कि दाब, यानी कि छिद्र युक्त कैथोड और कम दाब। अब दाब उन्होंने कम कर दिया तो उन्होंने किसको बढ़ाया? उन्होंने बढ़ाया विभव को। किसको? विभव को, यानी कि प्लस विभव। मतलब दाब तो उन्होंने किया कम, लेकिन जो विभव था वो क्या था? अधिक था। क्या था? अधिक। अब नई प्रकार की जो किरणें उनको प्राप्त करनी थी, यानी कि उन्होंने क्या किया? नई किरणें प्राप्त की। कैसे प्राप्त की? कि विसर्जन नलिका में छिद्र युक्त जो कैथोड प्रयुक्त किया, उन किरणों पर कम दाब और अधिक विभव डाला गया। उसके कारण क्या बनी? नई किरणें प्रकाश की प्राप्त हुई। यानी कि जो नई प्रकाश की किरणें प्राप्त हो गई उनको क्या कहा गया? धन किरणें कहा गया। क्या किरणें? धन किरणें। अब देखिए, इनको धन किरणें कहा गया, या आप इसको एनोड किरणें भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एनोड। एनोड जो सिरा है वो धनात्मक होता है और जो कैथोड सिरा है वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। तो इन धन किरणों को आप कौन सी किरणें भी कह सकते हैं? धन किरणें भी कह सकते हैं, या इनका दूसरा नाम है वो एनोड किरणें भी कह सकते हैं।
अब अगर हम बात करें, आपने पढ़ा कि जो विसर्जन नलिका थी उसमें इन्होंने क्या किया, वो देखिए। मैं चित्र बना रहा हूँ, आप ध्यान से देखना उसको। आराम से समझते जाना इसको। जो आपको ये क्या दिखाई दे रहे हैं, जो इस गोले के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, जो बिंदु दिखाई दे रहे हैं, वो है आपके क्या, छिद्रित कैथोड, यानी कि छिद्र युक्त कैथोड। या नामांकित कर देता हूं मैं, छिद्र युक्त कैथोड। अब ये जो प्लस के चिन्ह मार्क कर रखे हैं, ये आपकी है धन किरणें, या आप इनको कह सकते हैं धनात्मक किरणें। कौन सी किरणें, धनात्मक किरणें। अब इनको इधर देखिए, यहाँ पर ये लगा रखी है आपके उच्च वोल्ट की बैटरी। क्या लगा रखी है, उच्च वोल्ट की बैटरी। अब जैसे ही उच्च वोल्ट है, यहाँ पर तो इन्होंने क्या कर दिया, उच्च वोल्ट कर दिया, और यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, कम दाब, यानी कि कम प्रेशर या लो प्रेशर। अब जैसे ही इसको उच्च दाब प्रदान किया गया इनके इस विसर्जित नलिका में, तो जो कैथोड युक्त जो किरणें थी कम दाब के अंदर जिनको रखा गया था, उनसे जब ये प्रकाश किरण गुजरा तो यहाँ पर कैसे रंग की पट्टिका बन गई, आपकी लाल रंग की जो चमक दिखाई देने लगी। यहाँ पर ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैसे रंग की चमक, लाल रंग की चमक दिखाई देने लग गई। तो इस प्रकार इन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी। अब अगर हम इस विसर्जन नलिका में जो धन किरणें बनी थी, जो लाल रंग की जो धन किरणें बनी थी, उसके गुणों के बारे में बात करें तो आप हेडिंग लगा लीजिए नई, धन किरणों के गुण। धन किरणों के गुण। अब अगर धन किरणों के गुणों के बारे में हम बात करें तो जिस प्रकार उन कैथोड किरणें या ऋणात्मक किरणों के गुण थे, उसी प्रकार इन धन किरणों या एनोड किरणों के भी कुछ गुण हैं। तो उनके पहले गुण के बारे में हम अगर बात करें तो पहला होता है कि धन किरणें हैं वो सीधी रेखा में गमन करती है। कैसी रेखा में, सीधी रेखा में, यानी कि जो धन किरणें हैं वो सीधी रेखा में गमन करती है। अगर इनके दूसरे बिंदु के बारे में हम बात करें, दूसरे गुण के बारे में बात करें, तो इनका जो आवेश और जो इनका द्रव्यमान होता है, आप कह सकते हैं आवेश द्रव्यमान अनुपात नलिका में, यानी कि जिस नलिका में भरे हुए है गैस की प्रकृति पर निर्भर करता। अर्थात जो विसर्जन नलिका से जो धन किरणें बनती है, तो उस नलिका में भरी हुई जो गैस होती है उस गैस के प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी कि क्या गैस की प्रकृति है, उसके अनुपात में उस धन किरणों का या उन धन किरणों का आवेश या द्रव्यमान क्या होते हैं, निर्धारित होते हैं। तीसरे गुण के बारे में अगर बात की जाए तो तीसरा गुण होता है कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित होती है। किसे, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से क्या होती है, प्रभावित होती है।
और अगर इनके बनने की प्रकृति देखी जाए धन किरणों की, तो ये धन आवेशित कणों से बनती है। कौन से आवेशित? धन आवेशित किरणों से। धन आवेशित कण, यानी कि जो ये धनात्मक किरणें हैं, धन किरणें हैं, या आप एनोड किरणें कह सकते हैं, ये धनात्मक आवेशित या धन आवेशित कणों से बनी होती है। और जिस प्रकार कैथोड किरणें द्रव्य किरणें होती थी, उसी अनुसार जो ये किरणें हैं वो भी क्या होती है? द्रव्य किरणें होती। क्या होती है? द्रव्य किरणें। क्या होती है? द्रव्य किरणें। तो ये हुई अपनी इन धन किरणों की, या आप कह सकते हैं एनोड किरणों की, किसके बारे में बात? इनके गुणों के बारे में बात। अब अगर इसके बारे में आगे बात की जाए, परमाणु के बारे में, इस प्रोटॉन के बारे में अगर आगे बात की जाए, तो देखिए सन 1919 में, कब? 1919 में, 1919 में इस धन कण को किसके रूप में खोजा गया? इस धन कण को किसके रूप में खोजा गया? प्रोटॉन के रूप में की थी। किसके रूप में? प्रोटॉन के रूप में। यानी कि परमाणु, इस प्रोटॉन के बारे में बताया गया, या इस परमाणु के बारे में जो खोज हुई उसमें पता चला कि जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन के साथ जो धन आवेशित कण थे, प्रोटॉन भी उपस्थित था। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन में धन आवेशित कण थे उसके साथ कौन उपस्थित था? प्रोटॉन भी उपस्थित था। अब अगर इन दोनों के आगे बात की जाए, तो दोनों की संख्या और आवेश क्या होते थे? समान होने के कारण। किसके कारण होने के कारण? इनका जो किसका? प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का, दोनों की संख्या और आवेश समान होने के कारण ये क्या करते हैं? परमाणु होता है वो उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। अब जब प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना अधिक होता है। किससे? इलेक्ट्रॉन से। कितना अधिक? 1837 गुना। अर्थात जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना क्या होता है? अधिक होता है। यह होती अपने इलेक्ट्रॉन की खोज और प्रोटॉन की खोज। अब एक अपना प्रतिरूप है जिसको नाम दिया गया थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप, या आप इसको यूँ कह सकते हैं परमाणु का थॉमसन प्रतिरूप। तो आप नई हेडिंग लगा लीजिए, परमाणु का थॉमसन प्रतिरूप। परमाणु का थॉमसन प्रतिरूप। अब अगर परमाणु के थॉमसन प्रतिरूप के बारे में बात की जाए, तो मैं एक चित्र बना रहा हूं, उसको आप ध्यान से देखना, फिर हम इसके आगे चर्चा करेंगे। चित्र आराम से समझ लेना।
देखिए इस चित्र में एक धनात्मक गोला है, उस धनात्मक गोले के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम परमाणु के थॉम्सन प्रतिरूप के बारे में बात करें तो ये चित्र आपको वापस प्रदर्शित कर देंगे, लेकिन इसकी जो थ्योरी है पहले वो समझ लीजिए। परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की उपस्थिति प्रमाणित हुई, यानी कि आपको पता है कि परमाणु में क्या थे? एक तो थे इलेक्ट्रॉन, क्या थे? इलेक्ट्रॉन, और दूसरे क्या थे? प्रोटॉन। क्या थे? प्रोटॉन। अब जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की उपस्थिति प्रमाणित हो गई और पता चल गया कि इसमें परमाणु में प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसके बाद थॉमसन ने सन 1898 में, कब? थॉमसन ने कब बताया? 1898 में। उन्होंने बताया था 1898 में कि जो परमाणुओं का जो 10 की घात -10, क्या? 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या का जो ठोस धनावेशित गोला है, क्या है? ठोस धनावेशित गोला है। अर्थात जो ये धनात्मक गोला है वो है ठोस धनात्मक गोला, और इस परमाणु का जो गोला है इसकी त्रिज्या कितनी है? 10 की घात -10 मीटर इसकी क्या है? त्रिज्या है। और इस 10 की घात -10 की घात की त्रिज्या में जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धंसे हुए, ये ऋणावेशित देखो इलेक्ट्रॉन, इनके ऊपर माइनस चार्ज लग रखा है, इसका मतलब ये क्या है? ऋणावेशित है। क्या है? ऋणावेशित। तो धनावेशित गोले के अंदर जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धंसे हुए रहते हैं, इसकी तुलना उसने किससे की थी? एक मिठाई से। किसके नाम से की थी? एक मिठाई के नाम से। और उस मिठाई का नाम क्या था? प्लम पुडिंग। क्या नाम था? प्लम पुडिंग। नाम भी बड़ा स्पेशल था, देखो, प्लम पुडिंग। प्लम पुडिंग मिठाई से की, जिसमें क्या होते हैं कि वो मिठाई है वो केक है। क्या है? केक। तो उन्होंने देखा कि केक में जैसे जगह जगह पर सूखे मेवे उपस्थित होते हैं, यानी कि अपन जो केक देखते हैं उसमें जगह जगह मावे की मिठाई रखी होती है या मावे के छोटे छोटे टुकड़े रखते हैं। इसलिए हम इसको समझने के लिए उन्होंने किसका उदाहरण ले सकते हैं? हम तरबूज का उदाहरण ले सकते हैं। किसका ले सकते हैं? तरबूज का। जिस प्रकार हम तरबूज को काटते हैं, या हम उदाहरण ले सकते हैं मतीरे का। तो जैसे ही हम उसको काटते हैं, मतीरे को दो अलग अलग भागों में काटते हैं, तो जैसे ही उसकी जो लाल रंग की गिरी होती है उसमें क्या होता है? जगह जगह पर बीज धंसे हुए होते हैं कि नहीं होते? हम देखते हैं कि जो मतीरे का जो ऊपरी आवरण है वो कठोर होता है, यानी कि धनावेशित मान लो आप उसको, और जो उसके अंदर जो लाल गिरी है वो धनावेश के अंदर की जगह है, और उसके अंदर जगह जगह क्या धंसे हुए? बीज धंसे हुए। और वो बीज हमारे क्या है? ऋणावेशित क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अब अगर उसके आगे बात की जाए तो इस प्रतिरूप को उन्होंने क्या नाम दे दिया? प्लम पुडिंग नाम। क्या नाम दे दिया? प्लम पुडिंग प्रतिरूप। यानी कि परमाणु का थॉमसन प्रतिरूप क्या हो, चाहे परमाणु का प्लम पुडिंग प्रतिरूप क्या हो, चाहे थॉमसन का प्लम पुडिंग प्रतिरूप को, तीनों नाम एक ही है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन संयोगवश हुआ क्या कि कुछ समय बाद इस प्रतिरूप को है खारिज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? खारिज कर दिया गया, क्योंकि थॉमसन के बाद एक नए वैज्ञानिक आ गए जिनका नाम था रदरफोर्ड। क्या नाम था? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या किया कि एल्फा कण प्रकिरण का प्रयोग ये व्याख्या नहीं कर सका, यानी कि रदरफोर्ड ने जो एल्फा कण प्रकिरण प्रयोग किया वो प्रयोग है वो इसकी व्याख्या नहीं कर पाया। यानी कि जो प्लम पुडिंग या थॉमसन प्रतिरूप था वो एल्फा कण प्रकिरण प्रयोग की व्याख्या नहीं कर सकता था, इसलिए इस प्रतिरूप को क्या कर दिया गया? खारिज कर दिया गया था। तो ये थे आज
प्रोटॉन की खोज और परमाणु का थॉमसन प्रतिरूप। अब आगे हम कल की कक्षा में यानी कि हमारे पार्ट 4 में किसके बारे में अध्ययन करेंगे वो मैं बिंदु आपको बता देता हूँ। जो कल की कक्षा का हमारा टॉपिक होगा, पहला टॉपिक होगा रदरफोर्ड का प्रयोग, या आप कह सकते हैं नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप। ठीक है, यानी कि आप एक तो देखेंगे रदरफोर्ड का जो प्रकीर्णन प्रयोग है वो, और दूसरा देखेंगे आप जो धातु परमाणुओं के नाभिकों के द्वारा जो अल्फा कण प्रकीर्ण है उसके बारे में। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज के बाद होगा हमारा बोर का हाइड्रोजन परमाणु प्रतिरूप। ठीक है, लेकिन ये पार्ट थोड़ा सा बड़ा है, समझने के लायक है, इसलिए ये हमारे 5 पार्ट में कंप्लीट होगा। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य समझ में आया है। आज की कक्षा आप बिल्कुल आसानी से समझे हैं, तो कृपया आप अपने कोई जिज्ञासा सवाल कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।